नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी अध्यापन चैनल में। सोचिए अगर दुनिया से अचानक सारे रंग, आकार और भावनाएं बताने वाले शब्द गायब हो जाएं। तो हमारे पास कहने को सिर्फ नाम बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सिर्फ नाम, जैसे आदमी, पेड़, घर, रास्ता। मतलब भाषा कितनी सपाट हो जाएगी, है ना। एकदम बेरंग सी। वही तो, कोई किसी को ये कैसे बताएगा कि उसे असल में कैसा महसूस हो रहा है। या फिर मान लीजिए पुलिस को किसी चोर का हुलिया बताना हो तो कैसे बताया जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। सच तो ये है कि संज्ञाएं और सर्वनाम केवल भाषा का कंकाल हैं। उन पर मांस, त्वचा और रंग चढ़ाने का काम विशेषण करते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास का पूरा फोकस इसी एक विषय पर है कि विशेषण काम कैसे करते हैं। जी, ये बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य है। देखिए, भाषा विज्ञान में विशेषण को केवल एक सजावटी तत्व नहीं माना जाता। अच्छा। हाँ, ये संज्ञा की सीमाओं को तय करता है। मतलब जब हम कहते हैं आदमी, तो दिमाग में पूरी मानव जाति आ सकती है। जी। लेकिन जब हम एक विशेषण लगाते हैं तो हम उस असीमित दायरे को सीमित कर देते हैं, है ना? एकदम सही, हम एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। और आज की इस चर्चा में हम रटने वाले पुराने तरीकों से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, रटना तो हमें है ही नहीं। हाँ, हमारा उद्देश्य व्याकरण के उन तार्किक नियमों को समझना है जो अवचेतन रूप से हमारे दिमाग में काम करते हैं, बिना रटे। यही कारण है कि परिभाषाओं से आगे बढ़कर यह देखना जरूरी है कि असल में ये शब्द हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलते हैं। बिल्कुल। अगर हम बुनियादी ढांचे को देखें तो संज्ञा एक तरह से कच्चा माल है। जो उदाहरण हमारे पास हैं उनका थोड़ा गहराई से विच्छेदन करते हैं। मान लीजिए एक शब्द है सुंदर फूल। सुंदर फूल। अब दुनिया में करोड़ों फूल हैं, लेकिन जैसे ही सुंदर शब्द जुड़ता है दिमाग की एक बड़ी उलझन सुलझ जाती है। हाँ, क्योंकि ये केवल एक शब्द नहीं है। एक और उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। जैसे लंबा रास्ता। यहाँ रास्ता संज्ञा है, लेकिन ये रास्ता कैसा है? लंबा है। लंबा शब्द जुड़ते ही उस रास्ते का जो भौतिक स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाता है। एकदम। और इसी तरह मेहनती आदमी वाले उदाहरण में भी यही होता है। हाँ, वहाँ आदमी के साथ मेहनती जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इससे न केवल उसका वर्तमान स्वरूप बल्कि उसके स्वभाव और भविष्य की एक छवि भी स्पष्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रहा हूँ तो विशेषण केवल वर्णन नहीं करते, वे संज्ञा के अर्थ को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वे एक ऐसा फिल्टर हैं जो अनगिनत संभावनाओं को काटकर एक सटीक अर्थ तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन हर विशेषता एक जैसी तो नहीं होती है ना। मतलब मेरा मतलब है, कोई आकार बता रहा है, कोई स्वभाव बता रहा है, ये सारे काम एक ही नियम से तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। और यहीं से व्याकरण की वो संरचना उभरती है जिसे हम विशेषण के 4 मुख्य स्तंभ कह सकते हैं। अच्छा, 4 स्तंभ। हाँ, पूरा विशेषण तंत्र इन्हीं 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला है संख्यावाचक विशेषण, जहाँ भाषा गणित का सहारा लेती है। गणित। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो भौतिक मापन से जुड़ा है। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, जो भाषा का एक बहुत ही चतुर उपकरण है। चतुर उपकरण, ये दिलचस्प है ना। और चौथा है गुणवाचक विशेषण, जो मानवीय संवेदनाओं, आकारों और रंगों का एक विशाल सागर है। अरे वाह, इन स्तंभों की संरचना तो बहुत ही तार्किक लगती है। अगर हम इस प्रक्रिया को उसी क्रम में देखें जैसे हमारा दिमाग चीजों को प्रोसेस करता है तो सबसे पहले बात आती है गिनती की। जी बिल्कुल। यानी पहला स्तंभ संख्यावाचक विशेषण। ये स्पष्ट है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, जैसे अगर हम कहें कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, या विद्यार्थी को गिना जा सकता है। बिल्कुल। और 40 एक स्पष्ट गणितीय आंकड़ा है। एक और उदाहरण देखिए, सिद्धार्थ को 20 रुपए चाहिए। यहाँ 20 भी एक निश्चित संख्या है। एकदम। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनमें कोई भ्रम नहीं है। भाषा यहाँ पूरी तरह से विज्ञान और गणित की तरह सटीक है। इसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जी, जैसे 3 कुर्सियां, 2 आम या 8 लड़कियां। यहाँ संख्या पूरी तरह से लॉक है। लेकिन यहाँ मेरी उलझन है। बताइए क्या उलझन है? क्या संख्यावाचक विशेषण हमेशा 1, 2, 3, 4 जैसे सीधे आंकड़ों में ही आते हैं? मान लीजिए एक वाक्य है, इस बस में चौथी खिड़की नहीं खुली। चौथी खिड़की। अब चौथी तो कोई सीधी संख्या नहीं है जिससे कोई कुल मात्रा पता चले। यह तो एक क्रम है। तो क्या ये भी गणितीय दायरे में ही आएगा? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया आपने। देखिए, दिमाग केवल कुल मात्रा को ही नहीं गिनता। अच्छा। वो क्रम और स्थान को भी गिनता है। चौथी खिड़की तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3 की गिनती करनी ही पड़ेगी, है ना। हाँ, ये तो है। इसलिए क्रम सूचक शब्द भी संख्यावाचक विशेषण ही होते हैं। समझ गया। लेकिन व्याकरण का तंत्र यही नहीं रुकता। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां होती हैं जहां चीजें गिनी तो जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास सटीक आंकड़ा नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, जैसे जब हम किसी भीड़ को देखते हैं, हम कहते हैं कई आदमी बीमार हो गए, या कुछ घर कच्चे हैं। एकदम सही उदाहरण। यहाँ आदमी और घर दोनों ही ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कई और कुछ, वे कोई ठोस गणित नहीं बता रहे। और इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी बनाई गई है। अच्छा, तो कई और कुछ भी संख्याएं हैं। बिल्कुल। कई और कुछ शब्द यहाँ संख्या का ही काम कर रहे हैं। वे दिमाग को संकेत दे रहे हैं कि यहाँ असतत इकाइयां मौजूद हैं, बस वक्ता को उनकी सटीक गिनती नहीं पता। ये तो बहुत तार्किक है। जिनकी गिनती हो सके, चाहे वो फिक्स हो या ना हो,
वो सब पहले स्तंभ में आएगा। जी। लेकिन भाषा केवल उन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सके। अगर कोई कहे कि मुझे 2 पानी चाहिए तो ये बेतुका लगेगा। हाँ, कोई 2 पानी तो नहीं मांगता। यहीं पर हमारी चर्चा को दूसरे स्तंभ की ओर मुड़ना होगा, परिमाणवाचक विशेषण। सही कहा। देखिए, दुनिया की हर वस्तु अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होती है। तरल पदार्थ, गैस या बहुत ही छोटे कणों वाली ठोस वस्तुएं। जैसे चावल या चीनी। हाँ, इन्हें गिना नहीं जाता, इन्हें मापा या तौला जाता है। परिमाणवाचक विशेषण वो शब्द है जिससे किसी चीज की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है। जैसे अगर कोई कहे हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। बिल्कुल, यहाँ दूध को गिना नहीं जा सकता। भाषा को यहाँ गणित से भौतिकी की ओर जाना पड़ता है। तो 10 लीटर यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो गया। एकदम सही। एक और उदाहरण जो अक्सर देखा जाता है, 3 किलो पनीर देना। यहाँ भी पनीर को उंगलियों पर नहीं गिना जा रहा है, उसका वजन किया जा रहा है। जी, और पहले स्तंभ की तरह ही यहाँ भी निश्चित और अनिश्चित का खेल है। अच्छा, परिमाणवाचक में भी? बिल्कुल, जैसे 7 मीटर कपड़ा, 20 टन अनाज या 8 किलो बेसन। यहाँ मीटर, टन और किलो के साथ 7, 20 और 8 जैसी सटीक संख्याएं जुड़ी हैं। ये निश्चित परिमाण है। और जब पैमाना सटीक ना हो तब अनिश्चित परिमाणवाचक काम आता है। हाँ, जैसे थोड़ा अनाज, कम दूध या ज्यादा पानी। यहाँ थोड़ा, कम और ज्यादा शब्द मात्रा तो बता रहे हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं दे रहे। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या सामने आती है। कैसी समस्या? जब कोई भी विद्यार्थी तेज गति से पढ़ रहा होता है या परीक्षा के माहौल में होता है तो एक भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा करें। देखिए, संख्यावाचक में भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 40 विद्यार्थी, और परिमाणवाचक में भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 10 लीटर। जी। दोनों में 40 और 10 जैसी संख्याएं हैं। और तो और कुछ विद्यार्थी जो कि अनिश्चित संख्या है और थोड़ा पानी जो कि अनिश्चित परिमाण है, ये भी लगभग एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये उलझन बहुत ही आम है। तो दिमाग को सेकंड के 100वें हिस्से में कैसे पता चलेगा कि कौन सा विशेषण कहाँ है? इसका समाधान भाषा के तर्क में ही छिपा है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक पहचान का सूत्र है। अरे वाह, सूत्र? ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है। जब भी कोई ऐसा शब्द आए जो संख्या या मात्रा का संकेत दे रहा हो, तो बस संज्ञा को देखना चाहिए और 2 सवाल करने चाहिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या उस संज्ञा को प्राकृतिक रूप से उंगलियों पर 1, 2, 3 करके गिना जा सकता है? और क्या उस संख्या के साथ कोई नापतौल की इकाई मतलब यूनिट मौजूद नहीं है? उंगलियों पर गिना सकें और कोई यूनिट न हो। हाँ, अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे विद्यार्थी, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, ये मुमकिन है और इसके आगे किलो या लीटर नहीं लगता। ये तो बहुत ही स्पष्ट है, बिना किसी बाहरी उपकरण के सीधी गिनती। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि क्या उस संख्या की मात्रा तय करने के लिए किसी बाहरी उपकरण जैसे वजन करने का बाट, लीटर का डिब्बा या मापने वाला टेप इसकी जरूरत है? अगर जवाब हाँ है तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। दूध या कपड़ा को उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। उन्हें मापने के लिए एक मानक इकाई की आवश्यकता होती ही है। ये एक बेहतरीन मानसिक छन्नी है, मतलब एकदम स्पष्ट फिल्टर है ना? उंगलियों पर गिना और कोई इकाई नहीं तो संख्यावाचक, और अगर नापने तोलने के लिए किसी उपकरण और इकाई की जरूरत पड़े तो परिमाणवाचक। बिल्कुल। तो गिनती और मापन के इस उलझे हुए धागे को सुलझाने के बाद अब व्याकरण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर नजर डालते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जी, तीसरा स्तंभ। ये तीसरा स्तंभ थोड़ा विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी इसलिए लगता है क्योंकि हमने हमेशा यही पढ़ा है कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह लेते हैं। हाँ, जैसे बार बार किसी का नाम लेने के बजाय वह या उसने कहना। उनका मूल काम ही संज्ञा को हटाना है। बिल्कुल, और यही मेरी उलझन है। अगर सर्वनाम का जन्म ही संज्ञा को हटाने के लिए हुआ है तो वो उसी संज्ञा के साथ चिपककर विशेषण कैसे बन सकता है? ये तो ऐसा है जैसे कोई खिलाड़ी जिसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में भेजा गया हो, वो उस मूल खिलाड़ी के साथ ही खेलने लगे। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। देखिए, सर्वनाम का विशेषण बन जाना कोई आम बात नहीं है। तो फिर ये होता कैसे है? इसके लिए व्याकरण में एक बहुत ही सख्त 2 शर्तों का नियम है। इसे किसी क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह समझा जा सकता है। बाउंसर? हाँ, कोई भी सर्वनाम तभी विशेषण के क्लब में एंट्री पाएगा जब वो बाउंसर को 2 अलग-अलग आईडी दिखाएगा। अच्छा, तो वे 2 शर्तें या 2 आईडी क्या हैं? पहली शर्त यह है कि सर्वनाम शब्द को वाक्य में संज्ञा के ठीक पहले खड़ा होना चाहिए। उनके बीच कोई और शब्द नहीं आ सकता। ये उसकी पहली आईडी है। संज्ञा के ठीक पहले? ठीक है। और दूसरी आईडी? और दूसरी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो सर्वनाम उसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहा हो जिसके वो ठीक आगे बैठा है। चलिए इस बाउंसर वाले नियम को असल वाक्यों पर लागू करके देखते हैं। बिल्कुल। एक वाक्य है, ये पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पुस्तकें संज्ञा है और उसके ठीक पहले यह सर्वनाम बैठा है। तो क्या पहली आईडी पास हुई? बिल्कुल, सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले है। अब दूसरी आईडी चेक करते हैं। क्या ये यहाँ का प्रयोग किसी और चीज के लिए हुआ है या उन्हीं पुस्तकों के लिए? स्पष्ट रूप से ये उन्हीं पुस्तकों की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, तो दोनों शर्तें पूरी हो गईं, इसलिए यहाँ यह एक सार्वनामिक विशेषण है। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। अब एक दूसरा वाक्य देखते हैं। वह मुंबई गया। जी। यहाँ मुंबई संज्ञा है और उसके ठीक पहले वह सर्वनाम आ रहा है। देखने में तो लगता है कि पहली शर्त पूरी हो गई क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले है। लेकिन जरा दूसरी शर्त लगाइए। क्या यहाँ वह का मतलब मुंबई है? बिल्कुल नहीं, वह तो कोई व्यक्ति है, शायद राम या श्याम, जो मुंबई जा रहा है। सही कहा। वह और मुंबई
दो बिल्कुल अलग अलग इकाइयां हैं। यहाँ वह का इस्तेमाल मुंबई के लिए नहीं हुआ है, यानी बाउंसर ने दूसरी आईडी पे उसे रिजेक्ट कर दिया। सटीक विश्लेषण। क्योंकि दूसरी शर्त टूट गई, इसलिए इस वाक्य में वह कोई विशेषण नहीं है, वह अपने मूल रूप में है, सिर्फ एक सर्वनाम। ये नियम इस बात का प्रमाण है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये एक बहुत ही कसी हुई तार्किक संरचना है। एकदम। तो गिनती देख ली, मापन देख लिया, सर्वनाम का रहस्य भी सुलझा लिया, लेकिन दुनिया के सारे शब्द इन 3 श्रेणियों में तो नहीं समा सकते। बिल्कुल नहीं। अगर कोई शब्द इन तीनों पैमानों पर खरा ना उतरे तो उसका क्या होगा? और इसी के लिए हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ मौजूद है, गुणवाचक विशेषण। अच्छा, बाकी सब इसमें आएंगे। हाँ, ये सबसे व्यापक श्रेणी है। जो कुछ भी ऊपर के 3 स्तंभों में फिट नहीं होता, वो इस विशाल छाते के नीचे आ जाता है। इसे समझने के लिए भी एक मानसिक फ्लोचार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे? जब भी कोई विशेषण शब्द सामने आए तो बस उसे 3 सवालों की छन्नी से गुजारना है। बताइए। क्या ये शब्द कोई संख्या बता रहा है? अगर जवाब है नहीं। क्या ये कोई नापतौल बता रहा है? जवाब है नहीं। क्या ये कोई सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले आकर उसी की ओर इशारा कर रहा है? जवाब है नहीं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष बहुत साफ है, वो निश्चित रूप से गुणवाचक विशेषण है। ये प्रक्रिया उन्मूलन मतलब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है ना? हाँ, गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। ये भाषा का वह हिस्सा है जो हमारी इंद्रियों और भावनाओं से जुड़ा है। जो शुरुआती उदाहरण हमने देखे थे वे इसी श्रेणी के थे। जी। सुंदर फूल में सुंदर कोई आंकड़ा या मापदंड नहीं है, ये एक गुण है। दुबला आदमी में दुबला उसकी शारीरिक दशा बता रहा है। गोल कमरा में गोल आकार का बोध करा रहा है। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये चीजों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। एकदम सही। और इन चारों स्तंभों की कार्यप्रणाली को समझने के बाद भाषा के एक बहुत ही उन्नत स्तर पर जाने का समय आ गया है। उन्नत स्तर मतलब? अभी तक हमने शब्दों को अलग अलग देखा है, अब हमें वाक्य की पूरी संरचना को गणित के एक समीकरण की तरह देखना होगा। समीकरण? हाँ, एक इक्वेशन। व्याकरण की गहराई इस बात में है कि विशेषण भी अकेले काम नहीं करते, उनका भी एक पूरा तंत्र होता है। व्याकरण में गणितीय समीकरण, ये विचार अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये तंत्र काम कैसे करता है? यह समीकरण 3 हिस्सों से मिलकर बनता है, प्रविशेषण प्लस विशेषण प्लस विशेष्य। चलिए इन भारी भरकम शब्दों को रोजमर्रा की समझ में उतारते हैं। बिल्कुल। विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी हमारी मूल संज्ञा या सर्वनाम। जी। विशेषण वह शब्द है जो विशेषता बता रहा है। लेकिन ये प्रविशेषण क्या है? देखिए, प्रविशेषण वे शब्द है जो खुद विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की भी विशेषता? हाँ, उनका काम विशेषण की तीव्रता को बढ़ाना या घटाना होता है। वे विशेषण को एक नया आयाम देते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझना शायद सबसे आसान होगा। बताइए, क्या एनालॉजी सोची आपने? मान लीजिए कि जो विशेष्य है मतलब संज्ञा, वो एक मूल व्यंजन या डिश है, जैसे सादी दाल। हाँ, सादी दाल। जो विशेषण है वो उस दाल का स्वाद है, जैसे दाल मसालेदार है। ठीक है। अब ये प्रविशेषण क्या है? ये उस मसालेदार दाल के ऊपर से डाला गया एक्स्ट्रा तड़का है। अरे वाह! ये मूल डिश नहीं है, ये मसाले का भी बाप है जो स्वाद को और अधिक गहरा या तीखा कर देता है। ये तड़के वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि प्रविशेषण का काम भी वाक्य में वही तड़का लगाना है। तो जो उदाहरण हमारे पास हैं उनमें इस समीकरण को फिट करके देखते हैं। वाक्य है वो बहुत बड़ा आदमी है। इस समीकरण के हिसाब से आदमी वो मूल डिश है, यानी विशेष्य। जी। उसकी विशेषता है कि वो बड़ा है, तो बड़ा हो गया उसका स्वाद या विशेषण। लेकिन वो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इस बहुत शब्द ने विशेषण की तीव्रता को बढ़ा दिया, इसलिए बहुत हो गया प्रविशेषण। तो पूरा समीकरण बना बहुत यानी प्रविशेषण प्लस बड़ा यानी विशेषण प्लस आदमी यानी विशेष्य। एकदम सही। एक और उदाहरण लेते हैं, ज्यादा खट्टे संतरे। यहाँ भी वही तंत्र काम कर रहा है। संतरे संज्ञा में, इसलिए वे विशेष्य हुए। जी। वे कैसे हैं? खट्टे हैं तो ये उनका विशेषण हुआ। और कितने खट्टे हैं? ज्यादा खट्टे हैं। इस ज्यादा शब्द ने खटास के स्तर को बढ़ा दिया, इसलिए ये प्रविशेषण हुआ। बिल्कुल, ये संरचना बहुत ही खूबसूरती से काम करती है। हाँ, लेकिन किसी भी विचार या नियम की असली परीक्षा तब होती है जब उसे एक जटिल परिस्थिति में डाला जाए। सही बात है। अलग अलग छोटे उदाहरण तो आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन क्या होगा जब ये सारे नियम किसी एक ही वाक्य में एक साथ काम कर रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी दिमागी कसरत होगी। चलिए एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें कई अलग अलग विशेषण एक साथ छिपे हों। वाक्य है, वह बहुत चतुर विद्यार्थी कल कई मीठे अमरूद लाया था। ये वाक्य सामान्य बातचीत का हिस्सा लगता है, लेकिन इसमें व्याकरण के कई गियर एक साथ घूम रहे हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द वह से। यहाँ वह एक सर्वनाम है जो ठीक संज्ञा विद्यार्थी के पहले आया है। और क्या ये उसी विद्यार्थी की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, इसलिए यहाँ वह एक सार्वनामिक विशेषण है। बाउंसर वाली दोनों शर्तें पास हो गईं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी कैसा है? वह चतुर है। चतुर कोई संख्या या नापतौल नहीं है, यह एक गुण है, इसलिए चतुर हो गया गुणवाचक विशेषण। जी। और वह कितना चतुर है? बहुत चतुर। यहाँ बहुत शब्द ने चतुर की तीव्रता को बढ़ा दिया। तो हमारी तड़के वाली एनालॉजी के हिसाब से बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। बिल्कुल सही। अब वाक्य के दूसरे हिस्से पर आते हैं, कई मीठे अमरूद। यहाँ संज्ञा है अमरूद। अमरूद को उंगलियों पर गिना जा सकता है। हाँ,
लेकिन वाक्य में कोई सटीक संख्या नहीं है, बल्कि कई लिखा है। इसलिए कई यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। एकदम सही। और वे अमरूद कैसे थे? विशेषण हो गया। देखिए, इस एक वाक्य में हमने सार्वनामिक, प्रविशेषण, गुणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक इन सभी को एक साथ काम करते हुए देखा। सच में ये भाषा का वो स्तर है जहां नियम रटे नहीं जाते, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। और यही इस चर्चा का अंतिम लक्ष्य भी है, भाषा को उसकी पूरी जटिलता और खूबसूरती के साथ समझना। जी। जब हम इस तरह से वाक्यों को तोड़ कर देखते हैं तो व्याकरण कोई उबाऊ विषय नहीं लगता, बल्कि एक पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा विद्यार्थियों का भी टेस्ट ले लेते हैं। जो सुन रहे हैं उनका एक क्विक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। ठीक है, एक मिनी क्विज हो जाए। पहला प्रश्न, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? ये तो आसान है, उत्तर है चतुर। सही। दूसरा प्रश्न, मीठा अमरूद, इसमें मीठा किस कोटि का विशेषण है? कोई गिनती नहीं, कोई मापन नहीं, तो ये हुआ गुणवाचक। एकदम सही। तीसरा प्रश्न, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें यह का विशेषण भेद क्या है? संज्ञा मकान से ठीक पहले आया सर्वनाम और उसी की ओर इशारा कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। बेहतरीन। और आखिरी प्रश्न, कई दर्शकगण, यह किस विशेषण का उदाहरण है? दर्शक गिने जा सकते हैं, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कमाल है। तो चर्चा को समेटने से पहले इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोना बहुत जरूरी है। जी। चलिए, जो कुछ भी आज डिकोड किया गया है उसकी एक अल्टीमेट चीट शीट बना लेते हैं। पहला सिद्धांत, संख्यावाचक विशेषण यदि संज्ञा को बिना किसी इकाई या यूनिट के गिना जा सकता है, इसमें सटीक आंकड़े जैसे 40 निश्चित संख्या है और गैर सटीक शब्द जैसे कुछ अनिश्चित संख्या है। दूसरा सिद्धांत, परिमाणवाचक विशेषण, जिन चीजों को गिनने के बजाय मापा या तौला जाता है, यहाँ मीटर, लीटर या किलो जैसी इकाइयां जरूरी होती हैं। इसमें भी सटीक मापदंड जैसे 10 लीटर निश्चित है और थोड़ा या कम जैसे शब्द अनिश्चित परिमाण है। तीसरा सिद्धांत, सार्वनामिक विशेषण, वो सर्वनाम जो किसी क्लब के बाउंसर वाली दोनों शर्तें पूरी करे, संज्ञा की ठीक पहले आए और उसी संज्ञा की पहचान बताए, जैसे यह पुस्तक। और चौथा सिद्धांत, गुणवाचक विशेषण, जो शब्द गिनती, मापन या सर्वनाम के फिल्टर से बाहर निकल आए, वे सभी गुण, दोष, रंग और आकार इसी श्रेणी में आते हैं। और अंत में वाक्य संरचना का वो गणितीय तंत्र, प्रविशेषण प्लस विशेषण प्लस विशेष्य। यह सूत्र हमें बताता है कि भाषा में अर्थ को गहरा करने के लिए शब्दों की परतें कैसे काम करती हैं। यह विश्लेषण वास्तव में व्याकरण को देखने का नजरिया बदल देता है। लेकिन दोस्तों, ज्ञान केवल समझने से नहीं, बल्कि उसे अपने आसपास लागू करने से पक्का होता है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई विज्ञापन देखा जाए या कोई राजनीतिक भाषण सुना जाए, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि कैसे प्रविशेषण का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं को प्रभावित किया जाता है। हाँ, क्या वहाँ केवल अच्छा कहा जा रहा है या बहुत ही शानदार कहकर किसी बात का वजन बढ़ाया जा रहा है? यही तो बात है। भाषा के ये छोटे छोटे उपकरण हमारे सोचने के तरीके को कैसे नियंत्रित करते हैं, इस पर विचार करना अपने आप में गहरा विषय है। एकदम सही विचार है ये। तो इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।